दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारे देश के जाने माने कई अर्थशास्त्रियों ने, कई एक्टिविस्ट्स ने, कार्यकर्ताओं ने, अच्छे लोगों ने मिलके एक चार्टर बनाया है 7 पॉइंट्स का कि जो कहते हैं मोदी सरकार को करने चाहिए भारत में इस समय कोरोना की समस्या का मुकाबला करने के लिए, इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि गरीबों का बहुत बुरा हाल है। बात तो ठीक है और कुछ बातें उनकी ठीक भी हैं और मैं कहूँगा कि उनकी मोटिवेशन भी ठीक है, उनकी इच्छा है गरीबों की मदद करने की, लेकिन उसके अंदर वो कुछ ऐसी बातों में चले गए जिनकी से बहुत चिंता होती है। तो एक उन्होंने अपना क्लॉज, जो 7 क्लॉज हैं, 7.1 लिखा और उसमें कहा कि सरकार ये डिक्लेयर कर दे कि हर इंसान की भारत में, हर नागरिक कंपनी जो भी है, उसकी जितनी भी संपत्ति है उसके पास, उसकी जेब में पैसा है, उसके पास कोई बॉन्ड हैं, शेयर हैं, जो कुछ भी है, अगर मैं पढ़ के सुनाऊँ आपको तो वो कहते हैं कैश, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स, जो भी है, इस सबको नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संपदा डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसका मतलब आप इस देश में हर किसी के पास जो कुछ भी है उसका आपने राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ऐसा तो कभी कल्चरल रेवोल्यूशन में हुआ था, चीन में ऐसी चीज़ें ऐसी तो कहीं और होती नहीं, लेकिन उन्होंने लिख दिया। जब लिखा तो उनमें से एक जाने माने हमारे इतिहासकार हैं और लेखक भी हैं, राम गुहा। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये नहीं देखा था, जो आपने मुझे भेजा वो तो कुछ और था, ये आपने बदल दिया, मुझको तो ये मंजूर नहीं है। क्योंकि तब तक कुछ लोगों ने इसको पकड़ लिया था। एक रूपा सुब्रमण्या है जो मुंबई में ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं और वैसे भी इकोनॉमिक्स पर लिखती हैं, उन्होंने सबसे पहले पकड़ा और कहा कि क्या हो रहा है। तो जब इसके ऊपर शोर मच गया और लगा कि कुछ और 1-2 लोग जिन्होंने इसको हस्ताक्षर किए उनको भी तकलीफ़ हो रही है, तो इसको बदल दिया गया और इसको बदल के फिर कहा गया नहीं ऐसे नहीं, ये हमारी बात का गलत मतलब लगाया जा रहा है। हमारा कहने का मतलब ये था कि सरकार हर ऐसा तरीका ढूंढे जिससे कि और पैसा वो इकट्ठा कर सके गरीबों को देने के लिए, और इसको इमरजेंसी की तरह तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। और वो तरीके ऐसे हों जो अभी टैक्स वगैरह हैं उससे भी आगे जाके। तो अब इमरजेंसी का शब्द आजकल कौन इस्तेमाल करता है, ख़ास करके मोदी सरकार के बारे में, जिसको यही सब लोग तानाशाही कहते हैं, डिक्टेटोरियल, पारदर्शक नहीं है, कुछ बताते नहीं हैं, आरटीआई ख़त्म हो गया है, उसको आप कह रहे हैं आप बैल मुझे मार, कि आप इमरजेंसी की ताकत लेके और लोगों से पैसा इकट्ठा कर लीजिए। तो एक ख़तरनाक बात है। हालांकि उन्होंने इसको निकाल दिया है, थोड़ा बदला है, लेकिन बदल के भी ये कहना कि आप इमरजेंसी की तरह इसकी स्थिति को समझ के और इमरजेंसी की तरह से लोगों से पैसा इकट्ठा करो और वो जो टैक्स है उससे भी आगे करो। अब टैक्स देखिए कि यहाँ जिसको अमीर कहते हैं 43.5% टैक्स है, 18% उसके बाद जीएसटी है, उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, फिर कैपिटल गेंस टैक्सेस हैं। तो हमारे देश में अब टैक्सेस के रेट्स की कमी नहीं है, हमारे देश में अमीरों की कमी है। आप उन्हीं लोगों से कितना टैक्स ले लेंगे तो वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कितनी बार गर्दन काटेंगे, एक ही बार काटेंगे। तो ये आइडिया ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसके बाकी आइडिया भी आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें 7 आइडिया हैं, कुछ उसमें अच्छे हैं, कुछ उसमें मुझे नहीं समझ आते हैं, कुछ उसमें मुझे अच्छे समझ आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सारे जितने ये लेबरर मज़दूर वापस गए हैं इनको फिर अब वापस ले आया जाइए शहरों में जहाँ काम कर रहे थे और सरकार के खर्चे पे। अच्छा आइडिया है, एकदम करना चाहिए। बल्कि मैं समझूंगा अब जो श्रमिक एक्सप्रेस भेज रहे हैं उन्हें वापस भेजने के लिए अभी काफ़ी लोग अभी आने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन हट रहा है, नौकरियां वापस आ रही हैं काफ़ी लोगों की। दूसरा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं कोविड में, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनका बहुत ध्यान रखा जाए, उनको सारी सामग्री दी जाए, बहुत अच्छा आइडिया, ये भी होना चाहिए। तीसरा कि पीडीएस जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें ना सिर्फ गेहूँ, चावल और अभी कुछ चना और दाल दिया जा रहा है, बल्कि और दाल दिया जाए और तेल, खाने का तेल और चीनी भी दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस समय इतना कुछ खरीद के उसको सरकार अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डालेगी तो बहुत समय लगेगा। इससे अच्छा ये है कि उनको पैसा दे दिया जाए सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में, और वो सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। फिर उसके आगे वो आते हैं और फिर कहते हैं कि जो लोग नौकरी नहीं है उनको सरकार 6 महीने के लिए तनख्वाह दे, ख़ास करके वो जो ईपीएफ में थे
इसका मतलब है कि ईपीएफ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि वो नौकरी में थे। तो भारत इतना देश है बड़ा, मैं नहीं समझता कि अगर आप लोगों से पैसे छीन भी लेंगे तो फिर भी आप कर पाएंगे, क्योंकि आप याद रखिए, किसी के पास अगर घर है, बॉन्ड है, संपत्ति है, उसके सामने लायबिलिटी भी होती है। किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी ने कहीं और गिरवी रखा हुआ है, तो सब जेब में ऐसे रख के नहीं घूमते कि ले भाई मेरा घर ले भाई मेरी कार ले ये सरकार का हो गया बात, तो ऐसे नहीं हो सकता है। अगली बात वो कहते हैं कि जो पेंशनर हैं, जो सोशल सिक्योरिटी वाले पेंशनर हैं, उनको 2000 रुपये महीना और दिया जाए। सरकार के पास है, दे सकती है, कैसे ढूंढ के भी दे सकती है, देना चाहिए। और जितने हॉकर्स और छोटे काम करने वाले हैं उनको 10,000 रुपये एक बार दिए जाए काम शुरू करने के। तो फिर इसके लिए आप पैसा रिसोर्स अगर रेज़ कर सकें तो आप कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला भी है। और फिर उसके बाद 2 समस्या वाली बातों में आते हैं। एक कहते हैं नंबर 6 कि 3 महीने किसी से आप ब्याज चार्ज ना करें। किसी ने अपना घर बनाने के लिए भी लोन लिया है तो ब्याज चार्ज ना करें। अगर आप नहीं चार्ज करेंगे तो ब्याज कौन देगा? क्योंकि बैंकों ने तो जो अपने पास पैसे रखे हुए डिपॉजिट लिए, बैंक तो उस पर ब्याज दे रहे हैं लोगों को। अगर बैंक आपको ब्याज चार्ज नहीं करेगा तो बैंक डूब जाएगा, और बैंक को अगर सरकार देगी तो फिर ये तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा। और किसको देगी, किसको नहीं देगी, कौन डिज़र्व करता है, कौन नहीं करता है, हर चीज़ की लिमिट होती है। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप ने हर किसी को सिर्फ $1200 का ही चेक भेजा है, ये नहीं कि $1200 का हर महीने भेज रहे हैं। तो ये नहीं होने वाला। और नंबर 7 फिर वही था जो मैंने आपको बताया, जिसमें कहा, जिसको मैं कहता हूँ न्यूक्लियर क्लॉज, जिसमें लिखा था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि आप सबका सब कुछ ले लीजिए, उसको राष्ट्रीय संपदा डिक्लेयर कर दीजिए। तो ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए, 10 इसमें अर्थशास्त्री हैं, जाने माने, इज़्ज़त है उन सब की, लेकिन वो सब वामपंथी चिंतन वाले अर्थशास्त्री हैं। ये भी बात एक सच्चाई है। तो ठीक है, उनकी वो आइडियोलॉजी है, उनका कहना ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार इन बातों को कुछ खास मानेगी। लेकिन आप याद रखिए कि आरएसएस और स्वदेशी जागरण मंच वगैरह वगैरह वगैरह, वहाँ भी कुछ कई मामलों में ऐसी ही सोच है। तो जो बुरे आइडियाज़ होते हैं कई बार वो कहीं से भी आए, एक ख़तरा रहता है कि वो हवा में रहेंगे। जैसे वायरस रहता है हवा में और म्यूटेट करता रहता है, ऐसे बुरे आइडियाज़ भी रहते हैं हवा में और म्यूटेट करते रहते हैं। ये कह के मैं आपको, अब हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है कि हम आपको एक छोटा सा अपडेट देंगे कोरोना वायरस के ऊपर, एक तो ग्राफिक्स के साथ। तो 1-2 ग्राफिक्स तो हैं शमिका रवि के, जो ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में है, तो वो देखेंगे तो एक तो दिखाती है कि डबलिंग रेट आपका एक्टिव केसेस का कब है। तो ये 21-22 दिन हो गया था, अब फिर से वापस आके ये 15 दिन हो गया है। इसका मतलब केसेस बढ़ रहे हैं आपके तेज़ी से, जो नहीं होना चाहिए। ये भी सच्चाई है कि भारत अब बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, पहले से 1,18,000 टेस्ट कर रहा है। और मैं सुनता हूँ, जो मुझे बताया जा रहा है कि 3-4 हफ्ते में 5 लाख पर डे तक टेस्ट पहुँच जाएंगे, तो ओवरऑल नंबर आपके बढ़ेंगे। फिर आप अगर देखें राज्यों के हिसाब से, तो कुछ राज्य काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, आंध्रा। क्योंकि एक चीज़ होती है टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, कि आप 100 लोगों को टेस्ट करें, कितनों के पॉजिटिव हैं। तो भारत का जो औसत है अभी 6% है, पहले 4 था, बढ़ गया है 6%, अच्छी बात नहीं है। लेकिन हरियाणा में सिर्फ 1% है, पंजाब में 2.8% है, आंध्रा में 0.7% है। और ये राज्य काफ़ी टेस्ट कर रहे हैं। आंध्रा में 3 लाख टेस्ट के बाद 0.7% है, तो वो अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे टेस्ट तो काफ़ी कर रहे हैं लेकिन समस्या है, जैसे कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, 3.5 लाख टेस्ट हुए हैं, 45,000 पॉजिटिव केसेस हैं और 12.5% टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है। भारत के राष्ट्रीय औसत से दुगने से भी ज़्यादा है। और ऐसे आप गुजरात देखें तो करीब 1,80,000 टेस्ट हुए हैं, करीब 13,700 पॉजिटिव हैं और 8% उनका भी राष्ट्रीय दर से ज़्यादा दर है। और फिर इन सब के बीच में एक ऐसा राज्य है जो किसी को समझ नहीं आता, वो तेलंगाना है, जो टेस्ट ही नहीं कर रहा। वो 500-700 टेस्ट रोज़ करता है। अभी 26-27 टेस्ट हुए हैं उनके सिर्फ। आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ के भी उससे 2 गुने हो चुके हैं। और वहाँ पे इतने कम टेस्ट के बावजूद टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 8% है। तो वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि उस राज्य में हैदराबाद भी है। तो ये हर राज्य
अपने तरीके से चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। बाकी राज्य कम से कम केंद्र की बात सुन के टेस्ट तो अब बढ़ा रहे हैं अपने, लेकिन एक ही राज्य है जो नहीं कर रहा है, वो तेलंगाना है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी सोच है, बुरी खबर लोगों के पास नहीं जाए तभी अच्छा है, जिसको होना है वो तो होगा ही, पर ये ठीक सोच नहीं है, ये सोच वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। तो एक और 2 ग्राफिक्स का सेट है, हमने पहले भी आपको दिखाया था। ये शिप्रा कपूर मेरी नई नौजवान साथी हैं, वो बनाती हैं। इसमें आप देखिए ट्रैक, ये आपको दिखा रहा है कि जो रिकवरी रेट है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि डरिए मत क्योंकि लोग बहुत ठीक होकर निकल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है कि रिकवरी रेट हमारा बढ़ रहा है। बहुत लोग ठीक होकर कोरोना वायरस से अब जा रहे हैं दोबारा ठीक ठाक। तो वो जो नंबर है रिकवर्ड केसेस का, वो कितने दिन से पीछे है टोटल केसेस से, और कितने दिन से पीछे है एक्टिव केसेस से। एक्टिव केसेस क्या होते हैं? टोटल केसेस में से घटा कीजिए जो बदकिस्मती से मौत हो गई, और घटा कीजिए जो रिकवर्ड केसेस हैं, तो आपके होते हैं एक्टिव केसेस। तो अभी आप देखेंगे तो टोटल केसेस से ये 17 दिन से ट्रेल कर रहा है। मतलब आज जितने कुल केस रिकवर हुए, इतने टोटल केस 17 दिन पहले थे। एक्टिव केसेस को ये 8 दिन से ट्रेल कर रहा है। इसका मतलब आज जितने लोग रिकवर्ड हैं, भारत में ठीक हो गए हैं, उतने एक्टिव केसेस 8 दिन पहले थे। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, जितने कम दिन हो उतना अच्छा है। तो आगे आप ये ग्राफ देखते रहिएगा और हम सब सोचेंगे, आशा करेंगे कि ये गैप कम होता जाए, ना कि बढ़े।